गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है लखनवी अंदाज। जैसा कि नाम से ही सार्थक होता है, लखनवी अंदाज। लखनऊ चूँकि प्राचीन समय से नवाबों का शहर रहा है और वहाँ पर नवाबी संस्कृति की झलक आज भी देखने को मिलती है। जब हम नवाबी संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दृष्टिपटल पर उन नवाबों की जीवन शैली सार्थक सिद्ध होती है कि किस प्रकार से वो रईसी का, अमीरी का या भोग विलास का जीवन जीते थे, किस तरह से उनकी जीवन शैली थी जिसके आधार पर वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते थे। यहाँ पर इस शीर्षक के माध्यम से ऐसे ही पूंजीपति लोग, ऐसे ही सामंतवादी लोग, ऐसे ही पैसे वाले लोग, ऐसे ही अमीर वर्ग के ऊपर लेखक के द्वारा कटाक्ष किया गया है कि किस तरह से आज उनकी वो सामंतवाद की संस्कृति, उनकी वो पूंजीवाद की संस्कृति, उनके वो दिखावे की संस्कृति, मुखौटावाद की संस्कृति, परजीवी संस्कृति या जो दिखाने के लिए एक रईसी वाली जीवन शैली थी, वो किस तरह से पतनशील हो चुकी है। परंतु आज भी उन लोगों में उस पतनशील संस्कृति के चिन्ह शेष दिखाई देते हैं। यशपाल ने इस विषय को अपने हृदय से अनुभूत किया और इस विषय को बिंदु बनाकर ये लेख हमारे सामने प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम यशपाल के बारे में आपको बता दें कि यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। तत्पश्चात इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से स्नातक किया, अर्थात बीए किया। यहाँ इनका परिचय आज़ादी के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि से हुआ, जिनके विचारों से प्रभावित होकर के इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान देना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इनको भी जेल जाना पड़ा। सन 1976 में इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं यशपाल की लेखन शैली की। इन्होंने लेख का जो विषय बनाया, उस विषय में प्रमुख रूप से हमें क्या चीज़ दिखाई देती है। इन्होंने अपने लेखन का विषय आम आदमी को बनाया। उस आम आदमी के मन के जो विचार थे, भाव थे, या आदमी के जो सरोकार थे, या जो उसके जीवन की परिस्थितियां थी, वो सब इनकी रचनाओं में हमें उपस्थित दिखाई देती है। क्योंकि इनकी रचनाएं कोई बनावटी या काल्पनिक नहीं हैं। इन्होंने यथार्थवादी शैली में अपनी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ अपने स्वर को प्रमुखता प्रदान की है। सामाजिक विषमता का अभिप्राय अभी मैंने आपको शीर्षक के माध्यम से समझाया कि सामंतवाद की संस्कृति, उच्च वर्ग निम्न वर्ग की संस्कृति, गरीब वर्ग और पैसे वाले की संस्कृति, शोषक और शोषित की संस्कृति, राजनीतिक पाखंड की राजनीति में लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस किस तरह के छल कपट और दिखावे करते हैं, रूढ़ियाँ जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही है, जिनके ऊपर हम आज भी लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, ऐसे विषयों को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुखता से प्रकट किया। जब हम इनके कहानी संग्रहों की बात करते हैं तो इनके कहानी संग्रहों में प्रमुख रूप से ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, व दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास आज़ादी की त्रासदी के ऊपर लिखा गया है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस विभाजन की त्रासदी को इनके द्वारा प्रकट किया गया। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। इनकी भाषाओं में कोई जटिलता देखने को नहीं मिलती। इनकी भाषाओं में कठिन शैली दिखाई नहीं देती। इनकी भाषा में स्वाभाविकता और सजीवता देखने को मिलती है, जो इनकी रचनाओं को एक विशिष्ट रचना के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसे आम पाठक भी
आसानी से पढ़ करके समझ सकता है। यूँ तो यशपाल ने ये जो लखनवी अंदाज़ लिखा था वो इसलिए लिखा था कि बिना कथ्य के, बिना घटना के, बिना किसी पात्र के कहानी का निर्माण नहीं हो सकता और इनकी इस रचना को एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। परंतु इन्होंने एक छोटी सी घटना को महत्वपूर्ण बनाकर इस लेख के अंतर्गत सामंतशील संस्कृति जो पतनशील हो चुकी है उसके ऊपर भी व्यंग्य किया। लेखक ने एक घटनाक्रम प्रस्तुत करते हुए बताया कि वो ट्रेन की यात्रा में जा रहे थे। उन्होंने आराम से सफ़र करने के हिसाब से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब सेकंड क्लास का जब टिकट लिया तो वहाँ पर इनको कौन दिखाई दिया? एक नवाबी नस्ल का व्यक्ति दिखाई दिया जो इनके पहुँचने से बेचैन हो चुका था, आकुल व्याकुल हो चुका था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके एकांत का कोई साथी बने या उसके एकांत में कोई भंग या व्यवधान उपस्थित हो। परिणामस्वरूप उन्होंने लेखक से परिचय करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो लेखक ने भी आत्मसम्मान निभाना उचित समझा, परंतु समय के साथ देखिए आप यहाँ पर अब नवाबी नस्ल का जो व्यक्ति था, जो दिखावे का जीवन जीता था, उसको भूख लगती है और वो अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने साथ लाए हुए खीरे को खाने की कोशिश करता है या उनको खाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले खीरों को निकालता है, उन्हें धोता है और तौलिया बिछाता है और उनके ऊपर उसको रखता है, उन्हें छिलता है, काटता है, गोद करके झाग निकालता है और उन्हें बड़े आराम से नमक मिर्च भुरक करके खाने के लिए उठाता है। तत्पश्चात वो उनको अपने मुंह के पास ले करके जाता है और सूंघ करके उनको खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेखक तुरंत समझ जाते हैं कि ये मुझे दिखाने के लिए ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं, वरना इनका जीवन तो कोई विशेष नहीं है, परंतु ये अपनी नवाबी संस्कृति, दिखावटी संस्कृति, मुखौटावाद की संस्कृति या परजीवी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते। तो इन्हें एक घटना भी मिलती है, तथ्य भी मिलता है, कथ्य भी मिलता है, पात्र भी मिलता है और विचार भी मिलते हैं और इस प्रकार से रचना का निर्माण हो जाता है। तो हम प्रारंभ करते हैं अध्याय को। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंका रही थी। मुफस्सिल अर्थात शहर का जो केंद्र भाग होता है, मध्य भाग होता है, उसे कहा जाता है मुफस्सिल। वहाँ पर इनका रेलवे स्टेशन था। वहाँ से एक यात्री ट्रेन थी जो चल पड़ने की उतावली में फूंका रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक को इस बात का पता था, लेकिन लेखक को दूर जाना नहीं था, इसलिए उन्हें किराए की कोई परवाह नहीं थी और वो भी भीड़ से बचना चाहते थे। इसलिए भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए इन्होंने क्या किया? टिकट सेकंड क्लास का ले लिया ताकि आराम से सफ़र कर सके। और क्योंकि लेखक का एक व्यक्तित्व होता है कि वो हमेशा चिंतनशील होता है, विचारशील होता है, वो मनन करता रहता है कि उसको कोई विषय मिले और वो अपनी रचनाओं का एक विषय ढूंढने का प्रयास हमेशा हर जगह करता है। तो ऐसा ही इन्होंने सोचा और इसी वजह से इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब इन्होंने अनुमान लगाया था इतना महंगा टिकट तो कौन लेगा, लेकिन इनका अनुमान गलत था। तो अनुमान के प्रतिकूल क्या हुआ? इनको डिब्बा निर्जन दिखाई नहीं दिया, निर्जन, सुनसान या खाली दिखाई नहीं दिया। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े आराम से वो सफ़र कर रहे हो और उनके वेशभूषा से उनको देख कर के लेखक ने अनुमान लगा लिया कि निश्चित रूप से नवाबी नस्ल का व्यक्ति है। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। आइएगा पैराग्राफ अंडरलाइन करने का, क्योंकि प्रश्न का उत्तर बनेगा। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, सहसा यानी अचानक, अचानक आ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। कि जो सज्जन वहाँ बैठे हुए थे लखनवी अंदाज वाले, उनका जो एकांत था, उस एकांत का जो चिंतन कर रहे थे उसमें इनके आते ही विघ्न उपस्थित हो गया और वो असंतोष के रूप में उनके चेहरे पर दिखाई देने लगा। अब लेखक तो लेखक ठहरा, वो उनकी इस स्थिति का ही अनुमान लगाने लगा और सोचने लगा
कि सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए कोई सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अर्थात खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का मतलब है खीरे जैसी तुच्छ वस्तु का अब दूसरे के सामने शौक कैसे करें, उसका उपयोग कैसे करें। तो इसलिए वो इस वजह से भी क्या हो सकते हैं, बेचैन दिखाई दे रहे हो या संकुचित दिखाई दे रहे हो। जब लेखक इतना सोच रहा था तब उसे ऐसा लगा कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति अर्थात साथ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी यात्रा करते हैं तो कोई भी अपने साथ बैठा होता है तो उससे बातचीत प्रारंभ कर देते हैं, उसकी संगत प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा कोई उत्साह वहाँ पर नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब जब वो मित्रता नहीं करना चाह रहे, वो बातचीत नहीं करना चाह रहे, तो लेखक ने भी आत्मसम्मान निभाना उचित समझा और क्या किया, उन्होंने भी अपनी आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब ठली बैठे यानी फालतू बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच का ही अनुमान करने लगे कि नवाब साहब को मेरे आने से असुविधा क्यों हुई, इन्हें संकोच क्यों हुआ, ये बातें वो सोचने लगे कि ठली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। फिर सोचा संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत यानी फ़ायदे के हिसाब से, लाभ के हिसाब से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, कि शहर का कोई सज्जन व्यक्ति, सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें इस सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करता देखे, ये उनको पसंद नहीं होगा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए फिर उन्होंने क्या किया होगा, खीरे खरीद लिए होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। ये देखिए, ये सब कल्पनाएं किसकी चल रही थी, लेखक की चल रही थी। नवाब साहब कुछ नहीं बोल रहे थे, संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखा रहे थे, परंतु क्या था, परंतु स्थिति ये थी कि लेखक था, चिंतन मनन की आदत थी, विचारशील था, हर बात का अनुमान करने लग जाता है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, कनखियों से अर्थात तिरछी निगाहों से। अब लेखक क्या कर रहा था, जब नवाब साहब इसकी तरफ नहीं देख रहे थे तो ये तिरछी निगाहों से धीरे धीरे उन नवाब साहब की ओर देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देख करके स्थिति पर गौर करते रहे। अब अचानक से उनको खीरा खाने की इच्छा हुई। अब खीरा खाने की इच्छा हुई तो हमारे हिंदुस्तान में एक संस्कृति कि हमारे साथ कोई बैठा हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसे औपचारिकतावश पूछ लेते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, देखिए, ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब, अर्ज, आदाब सम्मान का शब्द है। हम जब किसी को नमस्कार करते हैं तो उर्दू अदब में, मुस्लिम सभ्यता संस्कृति में आदाब किया जाता है। जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। अब खीरा खाने की इच्छा है तो सामने वाले से इन्होंने पूछना उचित समझा। अब लेखक तो लेखक ठहरा, इस तरह से अचानक से भाव परिवर्तन हुआ तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो वो इसको बताने लगा कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और भांप लिया कि इस चीज़ को महसूस कर लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, शराफत यानी शिष्टाचार का, सज्जनता का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अर्थात जैसे मामूली लोग करते हैं ना तुच्छ हरकतें, वैसे ये भी तुच्छ हरकत करके इनको अपने हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएँ, कि आप ही शौक़ को फरमाइए, बाकी बाद में।